निश्चित रूप से हमारे अभी इस भाई से बोले और समूह की बातों को सुन रहा था। ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों का ताज आपको दिया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि हम पर जितना समर्थन हमें ज़्यादा मिल रहा था, मैंने सबको कहा कि आप हमें अपना समर्थन नहीं दे रहे, बल्कि अपना आप हमें एक ऋण हमारे माथे पर चढ़ा रहे हैं। मैंने अपने सारे कार्यक्रमों में कहा है, आप हमें अपना समर्थन नहीं दे रहे। आपको लग रहा है कि जीवन कुमार को आप अपना समर्थन दे रहे हैं। जीवन कुमार ये समझ रहा है कि आपका समर्थन हमारे लिए ऋण के समान है। हम पर ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है और ऋण हम उधार नहीं रखते, मेरी आदत है ऋण चुकता कर लेते हैं। शुरू से मैं आदत रही है तो ऋण हम चुकता कर देंगे, और जिस रूप में भी चुकता करना है निश्चित रूप से चुकता करना है। और जिन उद्देश्यों को लेकर मैं आगे बढ़ा रहा था, जिन गंभीरताओं को मैंने देखा है, जिन चीज़ों को मैंने देखा है, बेहद गंभीर विषय को मैंने देखा है, और शिक्षक समाज के अमानवीय पहलू को मैंने देखा है। मानवीय पहलू भी है, लेकिन अमानवीय पहलू को मैंने देखा है। सरकार की नीतियों के कारण जो अमानवीय पहलू को हमें देखना पड़ा, मेरे अंदर कई बार जो है आक्रोश पैदा हो गया। लेकिन उस आक्रोश का हम करें तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी उस आक्रोश का कुछ करने का मुझे मौका मिला है। आप लोगों ने हमें जो चुनाव जिताकर इस पद पे हमें जिताया है, उस आक्रोश को समाधान के रूप में, उस आक्रोश को समाधान के रूप में परिवर्तन करने का मुझे मौका मिला है कि शिक्षक की जो समस्या है उसको समाधान के रूप में बदले। जब मैं हाल ही में विनय कुमारी मैडम के यहाँ गया, देखा कि मात्र करीब 68,000 रुपया प्रोविडेंट फंड की राशि से, मैं हर मंच पर बोल रहा था, प्रोविडेंट फंड की राशि को रेशनल करना हमारा ये दायित्व होगा। सरकार को रेशनल करना चाहिए, और उसी प्रोविडेंट फंड की राशि से एक तय होता है पेंशन की राशि। तो प्रोविडेंट फंड की राशि को मैंने देखा कि मात्र 68,000 रुपया उनके खाते में, 68,200 खाते में पड़ा। उस 68,000 का क्या होगा? एक्सीडेंट के बाद तो वहाँ पर उनके ट्रांसफर में उनका पैसा खत्म हो जाएगा। कई ऐसे ट्रांसफर मैंने देखा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के रूप में कम से कम 1 करोड़ का राशि मिलना चाहिए। सरकार के लिए बड़ी चीज नहीं है। आज नियोजित शिक्षक जो है, कई बार ऐसा देखा, कई विद्या भवन में जहानाबाद अरवल में मैं विदाई समारोह में था, और जिनके विदाई समारोह में मैं गया, मैंने देखा कि उनके आंखों में खुशियां नहीं है। हजारों लोग, सैकड़ों लोग उनको माना पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन पूरे 4-5 घंटा के क्रम में मैंने देखा कि कहीं भी कोई शिक्षक समाज के लोग जिनको माला पढ़ाने का काम हो रहा है, कुछ लोग बुक्स दे रहे हैं, कुछ लोग गीता दे रहे हैं, कुछ लोग माला पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन कहीं उन चीज़ों के बीच जो है खुशी का माहौल नहीं है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है कि उनके मन में एक चिंता, रिटायरमेंट के बाद उनके मन में चिंता है, क्योंकि सरकार ने कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं की। हम तो शुरू से कहते रहे कि हमारा जो सरकार का पास 1 लाख का जमा है, सरकार उसको प्रोविडेंट फंड की राशि का पैसा पेमेंट करके कन्वर्ट कर देती है उसको, तो कम से कम वही 10 लाख 15 लाख रुपया आपको मिलता मिनिमम, एटलीस्ट वो तो पैसा हमारे साथ होता। वित्त रही से इसको मैंने देखा कि अभी ग्रांट की समस्या की राशि बहुत गंभीर है। वहां पर ग्रांट, जैसे लगता है ग्रांट को सरकार पूरा रोकने का काम कर रही है। इसके चलते सारे कॉलेजों स्थिति ऐसा गंभीर हो गया है कि वित्त रही शिक्षक को 10,000 या 15,000 का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोग समझते हैं कि इतने बड़े विषय तो किताब में लिखेंगे और इनके पास पैसा की क्या कमी होगी, लेकिन उनके अंदर की स्थिति को नहीं जानते हैं, कितनी दिक्कत चल रही है, कितना बेहद परेशानी में है। तो इन चीज़ों को मैंने गंभीरता से देखा, और मुझे लगा कि जो लोग समाज में आदर्श बनाने वाले हैं, समाज में जो जिनके चलते एक आदर्श स्थापित होता है, समाज के विध्वंस और कहते हैं कि समाज को निर्माण करने वाले लोग हैं, और जब वही कुंठित रहेंगे और जब वही चिंतित रहेंगे, तो फिर आगे समाज का निर्माण कौन करेगा, और समाज का निर्माण, बेहतर समाज का निर्माण कैसे होगा? तो निश्चित रूप से उनके इन समस्याओं का हमें समाधान के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। हमने देखा कि ट्रांसफर की समस्या के चलते रसलपुर में गया कि रसलपुर में हम एक बार ट्रांसफर में गए थे। रसलपुर में एक महिला शिक्षक की गोली मार के हम पटना से आते हैं, और 4 बजे भोर में मैं पटना से चलता हूँ, और 4 बजे भोर में मैं चल के वहाँ पे खाना वाना बना के वहाँ से ऑटो पकड़ता हूँ, फिर पटना के ट्रेन पकड़ता हूँ, और ट्रेन से गया आता हूँ, गया से फिर ऑटो पकड़ता हूँ, फिर जाकर वहाँ स्कूल जाता हूँ, और फिर यहाँ से रात्रि में 9 बजे घर पहुँचते हैं।
तो ऐसे कई उदाहरण हमको मिले पूरे 8 जिला में, जहां मुझे लगा कि ये गंभीर समस्या है। एक तो पेमेंट कम है, एक तो राशि नियोजित शिक्षकों को कम मिलता है और उसी राशि में करीब 60% 50% पैसा इन चीजों में खर्च हो जाता है। तो हमें लगा कि ट्रांसफर की समस्या बेहद गंभीर समस्या है और एक ट्रांसफर की समस्या को निश्चित रूप से सरकार को सॉल्व करना होगा। इसके लिए हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। अब हम चुनाव जीत चुके हैं और सरकार को मेरा सीधा संदेश मैंने दे दिया है मीडिया के माध्यम से कि यदि आप हमारे संदेश को नहीं सुनेंगे तो शिक्षक लोग अपना संदेश देने के लिए आपको तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि हम शिक्षकों का प्रतिनिधि बने हैं। तो निश्चित रूप से उनके समस्याओं को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ साथ गंभीरता से उस पर विचार करने के लिए आपको बात करेंगे। और यदि आप बात नहीं होंगे तो हम संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। हम संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं और उसके हर चीज पर मुझे बेहद गंभीरता से विचार करना होगा। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमें एक रणनीति बनानी होगी और रणनीति बनाकर चर्चा करनी होगी। हमारा भोज के बाद अपने कुछ साथियों के साथ, अपने कुछ अभिभावकों के साथ हम बैठ के एक रणनीति बनाने का काम करेंगे। किन किन मुद्दों पर हमें पहले काम करना है और किन किन मुद्दों को हमें बाद में लेना है, और निश्चित रूप से वो रणनीति पर बहुत स्टेप बाई स्टेप काम करने का काम करेंगे। हम 8 जिला में गए और 8 जिला में देखा मैंने कि संघ भवन की स्थिति बहुत जर्जर है। तो मुझे लगा कि यहाँ ये संघ भवन राजनीति का अड्डा बन चुका है। यहाँ संघ भवन को राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए था। यहाँ पर शिक्षक समाज का जमावड़ा होना चाहिए, शिक्षक समाज का मंथन शिक्षक समाज के स्तर को राजनीति का जो है अड्डा बना दिया गया ताकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहाँ पर ठीक से इम्प्लीमेंट किया सके। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो फिर मैंने ये कई कार्यक्रम मैंने कहा है, हाल ही में लगता है मुझे लास्ट कार्यक्रम करना पड़ा। मैंने वहाँ कहा था कि 8 जिला के संघ भवन को मैं दुरुस्त करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहीं पर ठहरने का प्रयास करूं और सभी शिक्षकों से मिलने का प्रयास करूं, क्योंकि जब तक उनके बीच हम नहीं रहेंगे तब तक उनकी समस्याओं को हम कैसे समझेंगे। दूर रहकर उनकी समस्याओं को हम नहीं समझ सकते हैं। चाहे कॉलेज की समस्या हो तो कॉलेज के बीच हमको रहना होगा। आज हमारे नियोजित शिक्षकों की समस्या हो तो उनके बीच रहना होगा। संस्कृत के टीचर्स हमारे बीच में है तो उनके बीच में हमें रहना होगा। और जब तक उनके हम बीच में नहीं रहेंगे उनकी समस्याओं को कैसे सुनेंगे। और निश्चित रूप से जब हमको वो अपना दोस्त नहीं मानेंगे, अपना साथी नहीं मानेंगे, और साथी मानने के लिए हमको उनके बीच में रहना होगा। और हमारे दिमाग में सारी बातें चल रही है और हमें लगता है कि ये आप लोगों ने जो परिवर्तन का आगाज करा, आप लोगों ने जो परिवर्तन का ये जो बयान बहाया है और जिन उद्देश्यों से परिवर्तन का बयान बहाया है, हमें लगता है कि आप उस पर सफल होंगे। ये शिक्षक समाज उस पर सफल होगा और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने परिवर्तन किया है वो सारे के सारे उद्देश्य 1 by 1 करके सारे के सारे पूर्ति होंगे। निश्चित रूप से सरकार देंगे उन चीजों को, इन चीजों पर निर्णय को लेने के लिए कि आपको ये निर्णय लेना होगा। नहीं तो शिक्षक समाज आपके अगेंस्ट निर्णय लेंगे तो आपकी सरकार आपके बस के बाद आपके बूते के बाहर हो जाएगी। सरकार को ऐसा संदेश हम शिक्षक समाज जो है देने के लिए तैयार बैठे हैं और मुझे लगता है कि सरकार इन चीजों को गंभीरता से लेगी और हर एक चीज को सरकार जो है गंभीरता से लेते हुए तो सारे के सारे समस्याओं पर गंभीरता से विचार करके उनको पूरा करने का काम करेंगे। नवल बाबू से मेरी बात कई बार होती है। नवल बाबू कहते हैं कि हम अकेले लड़ते रहते हैं, हमारे साथ सरकार में लड़ने के लिए और कोई वहां पर ताकतवर रूप नहीं लड़ने वाला कोई व्यक्ति रहता है तो हम अकेले हमको लोग दबाने का प्रयास करता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात मैंने पहले भी कहा था कि अब नवल बाबू के साथ दूसरा नवल बाबू खड़ा है, सुनील कुमार के रूप में, और वो आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी बुलंद आवाज उठाने के लिए खड़ा है वहां पर और उस आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। इसलिए कि मेरे अंदर वो विल पावर है। शरीर से कम दुबला पतला होने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी कमजोर हो। विल पावर बहुत मजबूत है और वो वही विल पावर हमारे समस्याओं के समाधान के लिए हमको अवसर कर रहा है और हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाएगा और निश्चित रूप से हमारे मंजिल को हमें पहुंचाकर हमें दम लेगा। आप जान लीजिए ये तमाम समस्या जो हमारे बीच चल रही है, मैंने पहले भी कहा है पार्टी का एजेंडा जुदी है लेकिन जीवन कुमार का एजेंडा एक ही है। जीवन कुमार का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है कि हमारे शिक्षक समाज के बीच जो समस्या है, जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है शिक्षक समाज के बीच, उस अमानवीय व्यवहार को बदलने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे हमारे वाले वही। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में
जो लोग हैं, अभी तक जिन लोगों से हमारी बात हुई है इन समस्याओं को लेकर, किसी ने हमें रोकने का प्रयास नहीं किया है। हमारे भी एक बार सम्राट भैया अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, पर बैठ के चर्चा कर रहे थे, बोले कि नहीं जीवन जी हम लोग लड़ेंगे उसके लिए, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। तो एक आध और नेता से बात हुई, सीनियर नेता से, एक बार नित्यानंद भैया से बात हुई थी, बोले कि नहीं जीवन जी हम उनको समस्या बता रहे थे, तो भैया ये समस्या है, तो बोले कि नहीं इसके लिए प्लानिंग कीजिए, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, हम लोग क्यों नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मुझे लगा कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी समस्याओं को इग्नोर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ा वो हमारी आवाज